नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में प्रदेश की जनता को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने 2600 बेड के अमृता अस्पताल का किया उद्घाटन। एमएलसी सुनील सिंह समेत आरजेडी के 5 नेताओं के घर सीबीआई की रेड। राबड़ी देवी ने बीजेपी के लिए कही बड़ी बात। आप एमएलए को 20 करोड़ के ऑफर पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। बिहार में फ्लोर टेस्ट के बीच एक्शन में सीबीआई। आरजेडी के 5 नेताओं पर रेड। तेजस्वी के गुरुग्राम वाले मॉल पर भी पहुंची सीबीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 2600 बेड के अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के लोगों को होमी भाभा कैंसर अस्पताल की सौगात देंगे। मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में बने इस अस्पताल के बाद पीएम का एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के बाद मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य दान एक दान है, जहां आरोग्य आध्यात्मिकता और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में न्यू चंडीगढ़ के स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर उनका मेहजबानी से दिल जीतने में पंजाब सरकार ने पूरी ताकत लगाई हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 2 किलोमीटर पहले ही आने वाले प्रत्येक वाहन और व्यक्ति पर नजर रखने के लिए 85 फुट की ऊंचाई पर स्पेशल कैमरा लगाया गया है। वहीं पूरा एरिया नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। केंद्र और पंजाब सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के फरीदाबाद आगमन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मां अमृता दैनी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अन्य मौजूद रहे। बिहार के सियासी गलियारों में आज हलचल काफी तेज है। दरअसल जहां आज विधानसभा में नीतीश कुमार विश्वास मत पेश करेंगे, तो वहीं इस फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के 5 नेताओं के घर पर सीबीआई ने छापेमारी मारी हुई है। राबड़ी देवी के राखी भाई सुनील सिंह सहित निजी सचिव नगम माड़ी यादव के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है। गौरतलब है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह लालू यादव परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। वहीं मुंह बोले भाई सुनील सिंह के घर पर छापेमारी की राबड़ी देवी ने कड़ी निंदा की है। राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार से लोग डर गए हैं। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी हमारे साथ है। हम लोगों के पास बहुमत है, सदन में साबित करेंगे। सीबीआई का छापा हम लोगों को डराने के लिए है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता हमारा परिवार है और हमारा परिवार सब देख रहा है। देश को उन लोगों ने लूट लिया। बता दें कि सीबीआई ने आज सुबह आरजेडी के सांसद अशफाक करीम सहित विधान पार्षद सुनील सिंह, आरजेडी से ही राज्यसभा सांसद फयाद अहमद व एमएलसी सुबोध राय और राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव के घर पर छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई द्वारा ये रेड जमीन के बदले नौकरी देने संबंधित मामले में की गई है। सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व उनकी बेटी भी आरोपी हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई ऐसे समय पर हो रही है जब आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। इसी बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आप के 4 विधायकों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए बीजेपी द्वारा 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया था। वहीं अब इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पोस्ट पर कहा कि मुझे तोड़ने
में फेल हो गए हैं तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर देकर रेड का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश करी जा रही है। सिसोदिया ने आगे लिखा कि बीजेपी संभल जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। इनके सामने आपकी ईडी सीबीआई किसी काम की नहीं है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में आप विधायकों को भाजपा नेताओं से परोक्ष रूप से धमकी मिली है कि अगर वे बीजेपी से 20 करोड़ रुपए नहीं लेते हैं और आप नहीं छोड़ते तो उनका भी हश्र होगा, जैसा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। संजय सिंह ने कहा था कि महाराष्ट्र में शिंदे पर काम करने वाला वही मॉडल सिसोदिया पर भी विफल रहा, लेकिन अब बीजेपी हमारे विधायकों को निशाना बना रही है। बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमनाथ भारती समेत आपके 4 विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की विदेश यात्रा पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान सबसे पहले इंदौर के रेजिडेंसी पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे चर्चा की, फिर वहां मौजूद मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस बीच उन्होंने इंदौर के नगर निगम में बनी नई परिषद के सवाल पर कहा कि इसका शहर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। नौजवानों के साथ साथ मेयर भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। वैसे भी ये नंबर 1 शहर है और हमारा सभी सहयोग करेंगे। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई मुलाकात को लेकर मध्य प्रदेश में अलग सी राजनीति शुरू होने के सवाल पर कहा कि दोनों बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभी परिवार की तरह चलते हैं, मिलना भी चाहिए। विपक्ष द्वारा मध्य प्रदेश में बदलाव के संकेत पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना ले, पिछले 3 सालों से अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। हमारी तरफ से तो रोज देखते हैं, कभी आनंद शर्मा चले जाते हैं तो कभी गुलाम नबी आजाद हो जाते हैं। वही मीडिया द्वारा पूछे गए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस को जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने गांधी परिवार की विदेश यात्रा पर कटाक्ष किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोनिया गांधी मूल रूप से तो भारत के बाहर की ही है, वह कहीं भी जा सकती हैं। बिहार के विधानसभा में आज नीतीश कुमार विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा स्पीकर ने विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जेडीयू के विधायक नरेंद्र नारायण को संचालन का जिम्मा दिया गया। 2 बजे तक के लिए बिहार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इस बीच एक तरफ जहां नीतीश सरकार जहां विधानसभा में बहुमत साबित कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेताओं पर बिहार से लेकर गुरुग्राम तक सीबीआई की छापेमारी जारी रही। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कीम में बिहार में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह समेत 5 नेताओं पर छापेमारी की, जबकि गुरुग्राम स्थित मॉल में भी सीबीआई की रेड पड़ी है, जिसका संबंध लालू यादव के परिवार से बताया जा रहा है। सीबीआई ने गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब मॉल में छापेमारी की। लैंड फॉर जॉब देने के मामले में सीबीआई की गुरुग्राम में रेड हो रही है। गुरुग्राम स्थित व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में सीबीआई की चल रही छापेमारी सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी का संबंध बताया जा रहा है तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव परिवार से भी है। लालू यादव की पार्टी के नेता सुनील सिंह, अशफाक करीम, फयाज अहमद, सुबोध राय, पूर्व विधायक राजद आबू दोजाना और छापेमारी हो रही है। नेता बिस्कॉमॉन के चेयरमैन सुनील सिंह के घर पर बड़ी संख्या में टीम पहुंची। सुनील सिंह ने दावा करते हुए इस छापेमारी को बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी बीजेपी के इशारे पर की जा रही है। वहीं सुनील सिंह की पत्नी भी इस दौरान भड़कते दिखी। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें घर से कुछ नहीं मिलता तो मैं सीबीआई के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक छापेमारी अभियान चलाया। उनके मोबाइल से लेकर कार तक की जांच की गई। इस मौके पर राजनीतिक दलों द्वारा जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन उनके पुराने मित्र और आंदोलन के साथी रहे कुमार विश्वास ने चुप्पी साधी रखी। वे इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने सिसोदिया संग पुरानी मुलाकात का एक किस्सा जरूर साझा किया, जहां उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम को नसीहत देते हुए कहा था कि ताकत को सदा नहीं रहती। ये वीडियो उन्होंने खुद ट्वीट नहीं किया, लेकिन जब उनके फैन ने इसे साझा किया तो वे खुद इसे रीट्वीट करने से रोक नहीं पाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल में आरोप लगाया कि उन्हें ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिनमें उनसे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पूछा गया है। इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल के साथ 4 साल तक काम करते रहे परमजीत सिंह कात्याल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। इसे लेकर आपके पूर्व नेता और स्वराज इंडिया के बैनर तले किसानों की आवाज उठा रहे योगेंद्र यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है। आखिर क्या है ये मामला और इसकी हकीकत आपको बताते हैं। योगेंद्र यादव ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए आपसे मोहभंग की वजह बताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा, परमजीत जी ने 7 साल पहले इस घटना के बारे में मुझे जानकारी दी थी। तब मैंने पूछताछ की और पाया कि उनकी बात पूरी तरह सच है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिसंबर 2013 में अपने ही एमएलए को बीजेपी के नाम पर फोन करवाए गए थे। ऐसी करतूतों के कारण हम लोगों का आप नेतृत्व से मोहभंग हुआ था। दरअसल हरियाणा आम आदमी पार्टी के महासचिव के तौर पर काम करते रहे परमजीत सिंह कात्याल ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से मिले निर्देश पर उन्होंने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप नेताओं को झूठे कॉल किए थे। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया कि कुछ जिताई आप उम्मीदवार बीजेपी में जा सकते हैं, इसलिए पार्टी को बचाने के लिए नेताओं को कॉल करके पता लगाना है। इसके लिए एक लिस्ट और 2 इंटरनेशनल सिम कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। परमजीत सिंह कात्याल ने बताया कि तब उन्होंने दिल्ली की सीमा से आपके जिताऊ उम्मीदवारों को बीजेपी नेता नितिन गडकरी और अरुण जेटली के ऑफिस से बताते हुए कॉल की थी और उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 35-35 लाख रुपए के ऑफर की बात भी की थी। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने फ्लोर टेस्ट से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन सरकार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल खड़े करते हुए उसे असंवैधानिक बता दिया। इससे पहले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सदन में कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि आपका अविश्वास प्रस्ताव अस्पष्ट है। 9 में से जिन 8 लोगों के पत्र मिले हैं वे नियम के मुताबिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सभापीठ पंच परमेश्वर हैं। सभापीठ पर संदेह जताकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, लोग फैसला करेंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा सरकार बनने के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन विधायकों ने उन पर झूठे आरोप लगाए, जिनका जवाब देने के लिए उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार ने 9 अगस्त को इस्तीफा दिया। 10 तारीख को नई सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया। नई सरकार गठन के बाद खुद पद छोड़ देता, लेकिन पता चला कि मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा गया। इसका जवाब देना नैतिक जिम्मेदारी बन गई। कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर सर पर दौड़ रही है, आपको टोल टैक्स देने के लिए रुकना नहीं पड़ रहा है? तो आप सही समझे हैं। टोल टैक्स से तो आपको राहत नहीं मिलेगी, लेकिन टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी से राहत जरूर मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही सभी टोल प्लाजा और फास्टैग को खत्म करने जा रहा है। इस योजना को अमल में लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक सरकार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा को हटाने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इस योजना के अमल में आने के बाद वाहनों के नंबर प्लेट की कैमरे से फोटो क्लिक होने के साथ ही उनके बैंक खाते से टोल का पैसा कट जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2019 में हमने एक नियम बनाया कि कारें कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी, इसीलिए बीते 4 साल में जो वाहन आए हैं उन पर अलग अलग नंबर प्लेट हैं। उन्होंने कहा अब टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना है, जो नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और सीधे बैंक खाते से टोल कट लिया जाएगा।
केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने बताया कि हम इस योजना का पायलट भी कर रहे हैं। हालांकि एक परेशानी है कि कानून के तहत टोल प्लाजा को छोड़ देने वाले को और टोल भुगतान न करने वाले वाहन मालिक को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हमें उस प्रावधान को कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। हम उन कारों के लिए एक प्रावधान ला सकते हैं जिनमें ये नंबर प्लेट नहीं है। उन्हें एक तय वक्त के भीतर नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा जाएगा। हमें इसके लिए एक विधेयक लाना होगा। महाराष्ट्र में नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर भाजपा व महाविकास आघाड़ी के बीच तकरार जारी है। बुधवार को राज्य विधानसभा के बाहर भी दोनों के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए के विधायकों ने 50 होके एक कदम ओके जैसे नारे लगाए। ये भिड़ंत विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर हुई। महाराष्ट्र के भाजपा विधायकों और एमवीए के विधायकों ने हंगामा मचाते हुए एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमला बोला। सत्तारूढ़ शिंदे गठबंधन को चिढ़ाने के राग विधायक गाजर लेकर पहुंचे थे। शिंदे गुट के विधायकों ने उसे लेकर छीना झपटी की। दोनों गुटों के बीच पहले भी भिड़ंत हुई, लेकिन पहली बार विधान भवन की सीढ़ियों पर ऐसी तकरार हुई। उद्धव गुट के विधायक शिंदे गुट के खिलाफ 5 होके एकदम ओके जैसे नारे लगा रहे थे। तनाव बढ़ता देख दोनों ओर के कुछ वरिष्ठ नेता बीच बचाव करने आए तो विधायकों को शांत किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने अंदर पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म होगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे व 39 अन्य शिव सैनिक विधायकों ने जून में बगावत कर दी थी। इसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस रंकापा की महासचिव आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनी है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापे राजधानी रांची के हरमो, डोरंडा, अशोकनगर सहित 11 ठिकानों पर जारी है। इस दौरान ईडी ने 2 अत्याधुनिक AK-47 राइफलें भी बरामद की हैं। ये छापे अवैध खनन और फिरौती के मामले में की गई है। ईडी ने इसके पहले भी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र से हुई पूछताछ के बाद ये छापे डाले हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा को 9 जुलाई को धनशोधन निवारण अधिनियम कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंकज मिश्रा के 37 बैंक खातों में 11 करोड़ 88 लाख रुपए का पता लगाया था। ईडी ने इन पैसों को जब्त कर लिया था। ये पैसे पंकज मिश्रा के दाऊ यादव और उनके सहयोगियों के हैं। ईडी ने इन पैसों के अलावा 27 जुलाई को MV इंफ्रालिंक नाम के एक जहाज को भी जब्त किया था। इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने ये जब्ती अवैध खनन और फिरौती रैकेट की अपनी जांच के दौरान की है। इस मामले में पंकज मिश्रा की भूमिका की जांच के लिए डाले गए छापे के दौरान इस जहाज को जब्त किया गया। इसके पहले ईडी ने 50 बैंक खातों में पड़ी 13 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी और 5 करोड़ 34 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर और अन्य सामान जब्त किया था। जांच एजेंसी ने पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए थे। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम कानून के तहत 8 जुलाई 2002 को की थी। उस समय उसने साहिबगंज, बरहाट, राजमहल, मिर्जा चुंकी और बरवाहा में छापे मारे थे। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का 23 अगस्त के दिन गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सोनाली का दिल का दौरा पड़ने की खबर पर उनकी बहन ने शक जताते हुए कहा था कि
ये मौत सामान्य नहीं है। वहीं अब उनके भांजे का बड़ा खुलासा सामने आया है। सोनाली फोगाट के भांजे एडवोकेट विकास ने उनकी मौत का जिम्मेदार उसके निजी सचिव सुधीर सांगवान को ठहराया है। एडवोकेट विकास ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची है। यही नहीं, विकास का कहना है कि सुधीर सांगवान के कहने पर यहां फार्म हाउस से लैपटॉप और जरूरी सामान उठा लिए गए हैं, जिसमें सारा डाटा और जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात भी सेफ थे। एडवोकेट विकास का कहना है कि उसके साथ सुधीर सांगवान की बातचीत भी हुई और वो बार बार सोनाली फोगाट की मौत के बारे में अपने बयान बदल रहा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और अभिनेता अमिताभ बच्चन दोबारा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभिनेता मंगलवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी, साथ ही अपने संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की। ये दूसरी बार है जब बिग बी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके पहले 2020 में भी वे कोविड से बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। फिलहाल अभिनेता टीवी के सबसे बड़े किस रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 को होस्ट करते नजर आ रहे थे। वे दर्शकों को मनोरंजन करते हुए शो को आगे बढ़ा रहे थे। अब कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर फैंस को चिंता हो रही है कि अब केबीसी 14 को कौन होस्ट करेगा। फिलहाल मीडिया में ये खबरें उठ रही हैं कि अब केबीसी शो की शूटिंग कैसे होगी। मेगा स्टार के बीमार पड़ने पर शो की टीआरपी पर भी असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर बिग बी के फैंस लगातार केबीसी को होस्ट करने की चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सर आप जल्दी ठीक हो जाइए, हमें आपके साथ केबीसी खेलना है, क्योंकि आप होस्ट करते हुए तो अलग ही रौनक आती है, हमें भी आपसे मिलना है। गेट वेल सून सर। ज्यादातर फैंस अमिताभ के जल्द ठीक होकर केबीसी सेट पर लौटने की दुआएं कर रहे हैं। ट्वीट पर बिग बी के लिए कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के साथ उद्योगपति गौतम अडानी का समूह समाचार चैनल क्षेत्र में कदम रखेगा। अडानी समूह अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार योजना के तहत मीडिया क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। अडानी समूह ने इससे पहले प्रतिद्वंदी उद्योगपति मुकेश अंबानी से पूर्व में जुड़ी एक कंपनी का अधिग्रहण किया था। इस कंपनी ने 2008 और 9 में एनडीटीवी को 250 करोड़ रुपए का ऋण दिया था। अडानी समूह की कंपनी ने इस ऋण को अब समाचार चैनल में 29.18% हिस्सेदारी में बदलने के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया है। समूह ने मंगलवार को बयान में कहा कि इसी के साथ उसने एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 400 करोड़ 93 लाख रुपए की खुली पेशकश की है। इससे पहले एनडीटीवी ने कहा था कि उसके प्रवर्तक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। समाचार चैनल ने कहा कि राधिका और प्रणय रॉय मालिकाना हकों बदलने या एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी कंपनी के साथ न चर्चा में है और ना ही थे। कंपनी ने अपने कर्मचारी को एक आंतरिक संदेश में कहा, आज का घटनाक्रम एनडीटीवी और राधिका तथा प्रणय के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित है। एनडीटीवी ने कहा, हम अगले चरणों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में हैं। इसमें नियामकीय और कानूनी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। अडानी समूह का मीडिया क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कदम है। इस क्षेत्र में मुकेश अंबानी के पास प्रसारण कंपनी नेटवर्क 18 के जरिए अच्छी खासी हिस्सेदारी है। नेटवर्क 18 सीएनएस और न्यूज 18 और सीएनबीसी टीवी 18 समेत कई समाचार चैनलों का संचालन करता है। पिछले वर्ष अडानी मीडिया वेंचर्स लिमिटेड ने समूह के इकाई अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के नेतृत्व में डिजिटल समाचार मंच क्रिटियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। समूह ने कहा कि एएमवीएल की पूर्ण अनुषंगी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में वारंट है। कंपनी के पास इस वोट का 99.9% हिस्सेदारी में बदलने का अधिकार है। वीसीपीएल ने इसका इस्तेमाल कर आरआरपीआर में 99.5% हिस्सेदारी खरीद ली है।
मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों के अंदर भारी बारिश का दौर जारी था, जिसके बाद प्रदेश के कई जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यही हाल बीना और उसके आसपास के इलाकों का भी है। बेतवा नदी में बाढ़ आ जाने के कारण आसपास के सटे ग्रामीण अंचलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जानकारी के अनुसार 30 से 40 वर्षों में ग्रामीणों ने इतनी भीषण बारिश नहीं देखी थी। इस बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगभग 2500 से अधिक लोग ऐसे हैं जो बेतवा नदी से सटे ग्राम हासिल खेड़ी और ढिमरौली में फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू कर निकाला गया है। दोनों ही गांव टापू में तब्दील हैं। बता दें कि इन गांव में कुछ घरों की स्थिति यह है कि पानी में डूबने के बाद केवल उनकी छत का कुछ हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार सहायता किया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे के घरों में शरण ली है। गांव में जिनके कच्चे मकान थे वे पूरी तरह से डूब चुके हैं और टूट चुके हैं। ऐसे परिवारों का रेस्क्यू कर शासकीय स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन और सामुदायिक भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है। गांव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हासिल खेड़ी के निकट स्थित पठार पर एक परिवार और सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बेतवा नदी ने बीते 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके कारण आसपास के ग्रामीणों के जीवन पर संकट बना हुआ है। वहीं भोपाल गुना राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका नाम आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है, गुना जिले में बाढ़ आने पर इस राजमार्ग पर पार्वती नदी निकलती है, जिसके कारण राधोगढ़ के पास बने पुल पर पानी आ जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए गुना जिला प्रशासन ने नित्या खेड़ी टोल टैक्स पर यातायात को रोक दिया था। ये जाम 4 से 5 घंटे तक लगा रहा, जिससे 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जिनमें घंटों तक यात्री और वाहन चालक परेशान होते रहे। बाढ़ के कारण पार्वती नदी पर बने पुल पर पुलिस ने यातायात को रोक दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब तक पुल पर पानी कम नहीं हो जाता तब तक ये कदम उठाया जाएगा। अब यातायात शुरू हो गए हैं। ब्रेक के फिलहाल वक्त तो चला इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।